बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है इकनॉमिक्स 0402 कोड है इसका। और ये इम्तहानी मश्क नंबर 2 का सवाल नंबर 2। अरसा कलील और तवील में इजारा दाराना मुकाबले के तहत काम करने वाली फ़र्म के तवाज़ुन की वजाहत डायग्राम की मदद से कीजिए। एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अच्छा, अब ये इससे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शॉर्ट रन क्या होता है, अरसा कलील क्या होता है। अरसा कलील वो होता है कि विद इन विच अ फर्म कैन वेरी इट्स वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय वेरिंग ओनली द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फिक्स नहीं, यानी मशीनरी वगैरह नहीं, लेबर, रॉ मटेरियल, इनमें तब्दीली करके अगर प्रोडक्शन बढ़ाई जाए तो ये इस पीरियड को कहते हैं शॉर्ट रन। ठीक है ना। और जो फिक्स फैक्टर जैसे कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह, टॉप मैनेजमेंट, ये आपकी वो सेम ही रहेगी। ये इस कलील अरसे में या शॉर्ट रन के अंदर ये चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती। क्या चीज़ें चेंज की जा सकती हैं शॉर्ट रन के अंदर? लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं शॉर्ट रन। यानी इसको चेंज करके लेबर और रॉ मटेरियल को जो प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा शॉर्ट रन। फिर एक लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन के अंदर कोई भी चीज़ जो है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स नहीं रहता, सब वेरिएबल बन जाते हैं। यानी वो इतना ज़्यादा लंबा पीरियड है कि उसमें आप मशीनरी भी चेंज कर सकते हैं, नया इक्विपमेंट लगा सकते हैं, नया प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग रन के अंदर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपना फिक्स नहीं रहता, बल्कि सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं। इतना ज़्यादा अर्सा होता है। अच्छा, अभी हमने तो करना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, हमने इक्विलिब्रियम बताना है और डायग्राम की मदद से और ग्राफ्स की मदद से बताना है। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्या होता है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन पहले पढ़ चुके हैं, जो उसका इम्तिहानी मश्क नंबर 1 थी उसमें सवाल आए थे, तो उसमें हम ये कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, उस प्रोडक्ट के खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं, और मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई का जहाँ आके क्रॉस करता है वो डिटरमाइन करती है इक्विलिब्रियम प्राइस। उसी प्राइस पे देखें, ये यहाँ ये डिमांड कर्व था ऊपर से नीचे, और ये सप्लाई कर्व था नीचे से ऊपर। तो ये जो इक्विलिब्रियम आ गया, ये ई पॉइंट जो आया इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई और ये प्राइस आ गई। इसी प्राइस पे ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस आई है, जो परफेक्ट कंपटीशन में की जो फर्म होती है वो इसी प्राइस पे जितने भी यूनिट्स हैं वो इसी प्राइस पे सेल करेगी। 1, 2, 1000, लाख जितने भी देखें, ये क्या आउटपुट है, ये कितने जितने भी यूनिट्स हों एक ही प्राइस पे वो सेल करेगी। यानी हर अगली यूनिट का जो जो उसका प्राइस होगी सेम होगी। यानी मार्जिनल रेवेन्यूज़ का एक ही होगा। जब मार्जिनल रेवेन्यू वही होगा तो एवरेज भी वही होगा, है ना। और यही इसकी प्राइस होगी। और इसका जो प्रॉफिट कैसा होता है, इसका जो टोटल रेवेन्यू कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्यों? क्योंकि हर अगली यूनिट जो है वो सेम रेवेन्यू लेके आती है ना। अगर 10 यूनिट्स हैं और एक 5 के, तो 10 5 50 टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। बस खाली इसको नंबर ऑफ जो आउटपुट है उससे प्राइस को, जो कि फिक्स होती है, जो कि डिटरमाइन होती है यहाँ से जो डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से, बस उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में इम्परफेक्ट कंपटीशन, नामुकम्मल मुकाबला, इन जिसके अंदर, अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में एक ही प्राइस रहती है। देखें, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, वन एंड ओनली वन प्राइस प्रिवेल, वही जो कि डिमांड और सप्लाई जहाँ क्रॉस करता है, और जो मार्केट जो डिटरमाइन करती है इक्विलिब्रियम प्राइस, उसी पे ही सेल होती है प्रोडक्ट। ठीक है, थ्रू आउट। तो जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस सेम नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही फर्म हो बनाने वाली प्रोडक्ट, और वो बना के बेच रही हो, तो ऐसी फर्म को कहते हैं इजारादारी, मोनोपोली। ठीक है। और अगर किसी प्रोडक्ट का बनाने वाला कोई एक ही प्रोड्यूसर है, तो वो अगर सप्लाई को बढ़ाएगा तो प्राइस नीचे आ जाएगी। देखें, प्राइस नीचे आ जाएगी। सप्लाई अगर किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो प्राइस नीचे आ जाती है। और अगर वो रोक लेगा, उसकी सप्लाई को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसिंग सप्लाई, तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है मार्केट में,
तो फिर ज़ाहिर है उसकी फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मोनोपोलिस्ट का कंट्रोल होता है प्रोडक्ट पे, इसी वजह से वो अपनी मर्ज़ी की कीमत जो है वो लगा सकता है। अच्छा, उसके बाद है ड्यूओपोली। ड्यू मीन्स टू, दो की ज़्यादारी, यानी कि जो प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ दो ही फर्म्स बना रही हूँ। अच्छा, अब वो दो फर्म अगर जो प्रोडक्ट बना रही है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई इवन के ब्रांडिंग का भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, जिसको होमोजेनियस प्रोडक्ट कहते हैं, तो इसको फिर प्योर ड्यूओपोली कहते हैं। और फ़र्ज़ किया कि वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ब्रांडिंग का फ़र्क है, ठीक है, कलर चेंज किए हुए हैं, ठीक है, बस उसको अपने अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट को हर एक हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ, अलग किया हुआ है ना। है एक ही चीज़ हो, जैसा पत्ती है, टी है, लिप्टन की भी है, टपाल की भी है, लेकिन ब्रांडिंग से क्या हो जाती है, वो अलग अलग बन जाती है। तो इस तरह की जो ड्यूपोली होगी उसको वो कहलाएगी डिफरेंशिएटेड ड्यूपोली, जिसमें उनकी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम थ्रू ब्रांड, है ना। फिर एक इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, मुकम्मल मुकाबले के अंदर एक एक जो स्ट्रक्चर है वो बिजनेस का, वो कहलाता है ओलिगोपोली, यानी कि चंद की अपना इजारादारी। पहले एक था, दो थे, और कुछ लोग जो हैं, वो कुछ फर्म्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट बना रही होती हैं, ठीक है। और हर फर्म जो है वो ईच वन ट्राइज डिफ्रेंशिएट इस प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स राइवल फर्म्स। और हर फर्म ये कहती है कि जी हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ज़ाहिर है फिर एडवर्टाइजमेंट यही इस कर करके वो बताते रहते हैं कि ये सबसे अच्छी हमारी है, सबसे अच्छी हमारी है ना, ये कंपटीशन चलता है। अब हम असल पे आते हैं, ये चौथी जो जो स्ट्रक्चर है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इजारा दाराना मुकाबला। यानी ये इस तरह का स्ट्रक्चर है फर्म का कि इसके अंदर बहुत से प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ये प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, और उनमें उनकी मोनोपोली इस लिहाज से होती है। एक तो कंपटीशन यूँ होता है कि ज़ाहिर है वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, मसलन कोई चाय टी बना रहा है, जैसे लिप्टन की चाय है, टपाल की है, इस्वानी की है ना, तो सब बना तो टी रहे हैं, तो टी, लेकिन ये उनमें कंपटीशन है कि वो यानी अपनी अपनी चीज़ को अलग से दिखाएं ताकि हमारी सबसे अच्छी है, और ये इस तरह से कम्पीट करें और लोगों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर लें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। और मोनोपोली क्या चीज़, इसमें मोनोपोलिस्टिक क्या चीज़ है, दरअसल वो ये जो प्रोडक्ट होती है, ये बिल्कुल इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी टपाल टी जो है वो लिप्टन का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, उसके करीब करीब सब्स्टिट्यूट है, वो भी चाहे लेकिन बहरहाल जब जब लोग इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो फिर वो उसके फिर वो आदी भी हो जाते हैं और वो उस पर ट्रस्ट भी करना शुरू कर देते हैं, और एक ब्रांड भी होता है, वो उसको लाइक भी करते हैं, है ना। तो इस लिहाज से, ब्रांड के लिहाज से उनकी एक मोनोपोली बन जाती है। लेकिन ये ऐसी मोनोपोली नहीं होती कि वो जब चाहे उसकी प्राइस बढ़ा दें, क्यों? क्योंकि उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं। अगर टपाल वाले ने अपनी बढ़ाई टी की पत्ती की प्राइस बढ़ाना शुरू की, तो लिप्टन की अवेलेबल है, वो भी टी है ना, तो फिर लोग कहीं वहाँ स्विच ना कर जाएं। तो इसलिए कंपटीशन भी होता है, लेकिन ब्रांड की मोनोपोली भी होती है ना। तो हम ब्रांड देख के चीज़ें लेते हैं और फिर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ नहीं ये ब्रांड अच्छा है। तो ब्रांड का एक मोनोपोली तो होती है, लेकिन और साथ के साथ फिर कंपटीशन भी होता है, क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट बन रही है, जो एक ही प्रोडक्ट मुख्तलिफ फर्म्स बना रही हैं, वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। वो नहीं तो उसके टपाल की टी की जगह लिप्टन की भी इस्तेमाल हो सकती है ना। तो ये है इस तरह से, ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होती है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। हर फर्म अपनी ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो फर्म है, जितनी भी फर्म्स बना रही हैं वो कोई एक प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाती हैं, वो करती हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, यानी वो अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करती हैं और ये बताती हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, टीवी पे और इश्तारा दे के कि जी हमारी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, और ये हो रहा होता है, आप देखते हैं, है ना। यहाँ ये बात बताइए कि मोनोपोली के अंदर एक ही फर्म होती है, तो लिहाजा उस प्रोडक्ट के हमें क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिलते, रिमोट कोई ऐसी कोई चीज़ मिल जाएगी जो मुश्किल से उसका बदल बन सकता है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होते हैं कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हमें मिल जाते हैं, जैसे बताया कि लिप्टन है और ये अपना इस्फानी टी है ना,
और टपाल है, तो ये सारे क्या हैं, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे का। तो दो कंडीशंस क्या हो गई फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, एक है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक तो ये कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन की तरह फर्म्स तो लार्ज होंगी, लेकिन एक उसकी अलग से चीज़ है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, होमोजीनियस होते हैं, बिल्कुल एक तरह की होती हैं, उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये फ़र्क है दूसरी में कि वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। हर हर जो फर्म है वो अपनी अपनी प्रोडक्ट को अच्छा कहती है, और वो उसको क्या कहते हैं, उसको अपने एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ कि जी हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, और उनके इस तरह से फिर ब्रांड बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि इक्विलिब्रियम जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो फर्म है उसमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम वहाँ उस पॉइंट पे आता है, यानी प्रोडक्शन का वो लेवल, उतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करे कि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करके उसको इनकम, उसको उसका रेवेन्यू ना बढ़ रहा हो, या उससे कम प्रोडक्शन करके उसके लॉसेस कम ना हो रहा हो। ठीक है ना, तो इस तरह से है। तो अब इसका इसका जो एक और तरीका भी है इक्विलिब्रियम का फर्म का निकालने का, कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म कहाँ होता है, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, अगली, है ना, हर अगली, हर यानी हर अगली जो प्रोडक्ट यूनिट बन रही है प्रोडक्ट की, उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो बराबर हो जाए उस पर जो रेवेन्यू मिल रहा है, अगली उसकी यूनिट पे जो रेवेन्यू मिल रहा है, वो दोनों जहाँ बराबर होंगे तो वहीं फर्म का इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, वहाँ फर्म का इक्विलिब्रियम आता है। अब इस यहाँ से फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकेंगे कि ये फर्म इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होते हुए अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, या लॉस में। ठीक है, ये डिपेंड करता है कॉस्ट कर्व पे। कॉस्ट के कर्व की पोजीशन जो है वो ये तय करती है कि ये इक्विलिब्रियम पे होते हुए ये फर्म अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, या फिर ये लॉस में काम कर रही है। ठीक है, तो देखें अब इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। देखें ये एक्स एक्सिस पे हमने ले लिए आउटपुट, पैदावार, है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स जो वो प्रोड्यूस कर रही है, और ये हो गया वाई एक्सिस पे हमने ले लिया कॉस्ट ले लिया और रेवेन्यू ले लिया, यानी जो कॉस्ट आ रही है उसको यूनिट प्रोडक्ट की यूनिट बनाने में और प्रोडक्शन में, और जो रेवेन्यू उसको बेच के मिल रहा है। ठीक है, तो देखें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट डिटरमाइन करती है प्राइस, उसी पे इसको सेल करना होता है ना, और उसकी स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसकी डिमांड की जो लाइन होती है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस तीनों बराबर होते हैं, हमने पहले देख लिया है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो फर्म है, अगर इसको अपनी सेल बढ़ानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कम कीमत पे लोग उस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं, और ज़्यादा कीमत पे जो है वो कम डिमांड करते हैं, यही लॉ ऑफ डिमांड है ना। तो इसलिए देखें ये जो ये रेड है ना, ये रेड लाइन, ये इसका ये डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म का। यानी कि अगर अगर ये प्राइस नीचे नीचे आएगी, जितने नीचे नीचे आएगी उतनी ज़्यादा, देखें पहले अगर ये प्राइस यहाँ थी तो इतनी इतने यूनिट्स थे, मज़ीद प्राइस नीचे आए तो देखें वो ज़्यादा उसकी सेल होगी, यहाँ क्यों यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, यानी आउटपुट बढ़ जाएगी, ज़्यादा सेल होगी उसकी। अच्छा, और एवरेज रेवेन्यू के नीचे होता है मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व। देखें ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व है, बिल्कुल इसी के नीचे मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व होता है। और मार्जिनल कॉस्ट, यानी हर अगली यूनिट जो प्रोड्यूस हो रही है उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, उसका कर्व बिल्कुल एक टिक के निशान की तरह होता है। देखें इस तरह से, यूँ ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये टिक के निशान का जो ये है कर्व, इस तरह का कर्व बनता है मार्जिनल कॉस्ट का। यानी हर अगली यूनिट, दरअसल होता ये है कि जब शुरू में जब कोई फर्म काम करना शुरू करती है तो उसके बहुत सारे जो उसकी मशीनें लगी हुई, उसके टर्मिनल लगे हुए हैं, वो ऑक्यूपाई नहीं होते, अभी हायरिंग नहीं हुई होती। जैसे जैसे वो हायर होते हैं तो शुरू में जैसे जैसे वो हायरिंग होती है लेबर की और रॉ मटेरियल आता है तो प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होती है, तो कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे जैसे वो सारे ऑक्यूपाई कर जाते हैं, टर्मिनल्स और सारी मशीनें ऑक्यूपाई कर जाती हैं, तो मज़ीद फिर जब मज़ीद अगर उसमें हम वेरिएबल यानी लेबर और वो लगाएंगे रॉ मटेरियल, तो उसके बाद फिर उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसका कर्व ऐसे बनता है, पहले नीचे जाता है और फिर तेज़ी से ऊपर चला जाता है, ये मार्जिनल कॉस्ट का। और हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, कि जहाँ मार्जिनल कॉस्ट
मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए। तो देखें ये है एवरेज रेवेन्यू, इसके नीचे ये है MR कर्व, ये देखें मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है ये, और ये जा रहा था मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, यहाँ आके इसने उसको क्रॉस किया इस पॉइंट पे, है ना। तो ये पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब ये फर्म क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या लॉस में, अब ये डिपेंड करता है ये कॉस्ट कर्व पे। अच्छा, कॉस्ट कर्व भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि कॉस्ट कर्व कैसे होते हैं, यू शेप होते हैं। कॉस्ट पहले क्या होती है, पहले गिरती है जैसे फर्म प्रोडक्शन शुरू करती है, और करते करते जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर और ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसमें रॉ मटेरियल इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होती है, तो और मैनेजमेंट के इशू आना शुरू होते हैं, ज़्यादा जब एक्सपेंड होती है कंपनी, तो आस्ता आस्ता फिर उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, पहले कम होती है फिर बढ़ती है। इतना यू शेप का कर्व बनता है कॉस्ट का। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास पॉइंट आ गया था इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। अब इस पॉइंट पे ये इतनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और इस पॉइंट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, ये कॉस्ट कर्व है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और इसमें अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी मिला लें, हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है, टोटल कॉस्ट होती है, टोटल एवरेज कॉस्ट। तो एक कर्व ये वेरिएबल कॉस्ट का नीचे, बिल्कुल उसके ऊपर जो है एक और यू कर्व है, ये टोटल कॉस्ट का है, टोटल एवरेज कॉस्ट का है ना। इसमें क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल हो जाएगी, हम पहले कर चुके हैं, है ना। तो देखें इस पॉइंट पे ये तो आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे ये जो है अपना, ये एवरेज कॉस्ट है उसकी, यही पॉइंट ऊपर चला जाए तो ये इसकी है टोटल एवरेज, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और यहाँ आके ये टोटल एवरेज कॉस्ट है, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, एवरेज तो होता ही पर यूनिट है ना। अब देखें, अब और इससे ऊपर ये जो है ये क्या है, इसका ये रेवेन्यू जा रहा है, ये जो पॉइंट बी है ना, ये क्या है, ये रेवेन्यू, इसका एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू। देखें अब पर यूनिट रेवेन्यू इतना मिल रहा है उसको एक यूनिट पे, और यूनिट्स कितने, यहाँ से यहाँ तक, ओ से क्यू तक। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एरिया, है ना, लेंथ थ्रू ब्रेड्थ, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया आ जाएगा, यहाँ से लेकर, और ये पूरा एरिया जो बॉक्स बन रहा है बड़ा बॉक्स, ये तो बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। अब कॉस्ट कितनी बनेगी, देखें ये आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये आ रही है आपकी एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट इतनी आ रही है, ये एक यूनिट की आ रही है, ठीक है ना, ये यूनिट की कॉस्ट आ रही है, और इस और कितने यूनिट्स हैं, ओ से क्यू। तो जब ये कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट है, यहाँ से लेकर ये डी तक कॉस्ट है, और ये इसकी टोटल यूनिट्स है, जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो ये बड़े रेक्टेंगल में से ये वाला रेक्टेंगल जब निकलेगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ग्रीन हिस्सा, ये उसका प्रॉफिट कहलाएगा, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट का होगा। एबनॉर्मल क्यों होगा, क्योंकि ये एवरेज कॉस्ट जो है उससे भी ऊपर है, वेरिएबल कॉस्ट से तो ऊपर है ही, देखा ना, ये तो नीचे आ गया कर, वेरिएबल कॉस्ट से तो ऊपर है ही, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू वो वेरिएबल से भी ऊपर है और इससे भी ऊपर है, अपना टोटल एवरेज कॉस्ट से भी ऊपर है। तो इसलिए ये, यानी कि वो टोटल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट को भी कवर कर रहा है, तो ये जो प्रॉफिट कहलाएगा ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा केस है नॉर्मल प्रॉफिट का, बिल्कुल सेम ये वही है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म का अंदर जो होता है, ये एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व की तरह, उसके नीचे MR मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है। आपको मैंने बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट का टिक का निशान होता है, इस तरह से होता है, पहले नीचे जाता है, कम कम होती है कॉस्ट, फिर एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कब आएगा, कि अगर देखें अब ये जो कॉस्ट कर्व था ना, एवरेज कॉस्ट, ये मजीद ऊपर चला गया, और वेरिएबल कॉस्ट ये भी ऊपर चला गया। अब आप देखें ये मार्जिनल कॉस्ट जा रही है और ये मार्जिनल रेवेन्यू, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के, इस वाले पॉइंट पे हो गई, ये हमने पॉइंट पकड़ लिया, यानी इतनी प्रोडक्शन होगी, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, और इसको ऊपर करेंगे तो देखें ये कॉस्ट कर्व आ रहा है, तो ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इसमें जब फिक्स भी शामिल हो जाएगी तो ये आ जाएगी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो अब आप देखें कि एवरेज रेवेन्यू ये जो है,
अब ये एवरेज कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट वो ऊपर चलेगी, वो ज़्यादा हो गई है ना। और रेवेन्यू देखिए ये है। तो अब जो यानी इसका मतलब है कि अब क्या चीज़ कवर, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट अभी भी नीचे है, तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वो तो कवर हो रही है, लेकिन जो है अपना टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल पर यूनिट कॉस्ट वो कवर नहीं हो रही। तो इस ऐसी सूरत में क्या जो प्रॉफिट कहलाएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। अब तीसरी सूरत ये हो सकती है कि ये कर जो कॉस्ट कर्व हैं ये दोनों जो हैं वो एवरेज रेवेन्यू से ऊपर चले जाएं, यानी कि पर यूनिट रेवेन्यू कम और एवरेज कॉस्ट जो है और वेरिएबल कॉस्ट दोनों से ज़्यादा हो गई। देखें ना, ये पॉइंट है, ये है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है ना, ये तो आ गया वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ दोनों बराबर हैं, ये तो आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इतनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगी फर्म। ऊपर गए हम तो ये आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू देखें कम है और एवरेज कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई, और ये देखें इससे ऊपर आए तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट ये भी ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कि ये फर्म क्या, क्योंकि ना इसका मतलब है अब ये पर यूनिट जो उसको मिल रहा है वो वेरिएबल से भी कम है, वेरिएबल कॉस्ट जो उसको पर यूनिट आ रही है वो भी कवर नहीं कर पा रहा। तो ये जो हिस्सा बन जाएगा फिर ये उसको ये इसका एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। ठीक। और फिर आखिरी चीज़ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म अगर लॉन्ग रन में हो तो फिर क्या होता है। लॉन्ग रन में ये जो है वो यही वाला केस है, नॉर्मल प्रॉफिट का ही केस है। जो ये केस है ना एग्जैक्ट यही है। होता ही है कि लॉन्ग रन के अंदर कि जब एक फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, यानी इस तरह इस पहले वाले केस में होती है, तो फर्म्स देखती हैं, दूसरे लोग जो बिज़नेस करने वाले हैं वो देखते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की तो बहुत अच्छा इस पर रिटर्न आ रहा है और फर्म्स जो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, है ना, यानी कि टोटल पर यूनिट कॉस्ट को भी कवर कर रही हैं, उससे भी ज़्यादा कमा रही हैं, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है और टोटल पर यूनिट कॉस्ट भी कवर हो रही है। तो फिर नई फर्म्स आना शुरू होती हैं। जब नई फर्म्स आती हैं लॉन्ग रन के अंदर, जब ज़्यादा अरसा होता है, तो जब फिर नई जो है वो फर्म्स अपना प्रोडक्शन शुरू करती हैं उसी चीज़ की, तो वो उस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ की बढ़ेगी तो क्या होगी, उसकी कीमत नीचे आ जाएगी। जब कीमत नीचे आएगी तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं रहेगा, बल्कि वो कम होकर नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई फर्म काफ़ी अर्सा हो गया और वो लॉस में चल रही है, तो लॉस लॉन्ग रन के अंदर अगर बहुत सारी फर्म्स अगर लॉस में चल रही हैं और तो फिर क्या होगा कि लॉस की वजह से कुछ फर्म्स जो हैं वो छोड़ के चली जाएंगी काम। जब जब फर्म्स जो है वो क्विट करेंगी बिजनेस को, वो बंद कर देंगी अपनी फैक्ट्रियां लॉस होने की वजह से, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी। और आपको पता है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है ना। फिर जब प्राइस जब बढ़ेगी तो लॉस से फिर वो दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आ जाएगी फर्म। तो लॉन्ग रन के अंदर फर्म जो है वो हमेशा परफेक्ट कंपटीशन की तरह नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है, यानी कि ये वाला केस ही रहता है लॉन्ग रन के अंदर। इस तरह से ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये वाला।